हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल बजटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कैपिटल बजटिंग के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उन्हें कवर किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग मेथड्स हैं उन्हें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के बाद जो हमारे मेथड्स आते हैं वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या है? जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर पेबैक मेथड, उनकी एक सीरियस लिमिटेशन थी। और वो क्या थी कि वो दोनों ही मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। गाइस, अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो 1 रुपये की वैल्यू आज के टाइम पे है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसी रुपये की वैल्यू अगर हम फ्यूचर में देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि मैं आपको 1 रुपये दूँगी। आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं वो 1 रुपये आपको आज दूँ या फिर मैं वो 1 रुपये आपको 1 साल के बाद दूँ। तो आप कौन सा चूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप क्या चूज़ करोगे कि मैं आपको 1 रुपये आज दूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको 1 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा, और वो जो पूरा 1 साल का वेट है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अप्लाई हो जाएगा, जिस वजह से फ्यूचर में उस 1 रुपये की वैल्यू 1 की जगह कितनी रह जाएगी? 0.91, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसीलिए आज के टाइम में जो 1 रुपये की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी फ्यूचर के कंपैरिजन में। आई होप कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर होगा। जब भी हम कैपिटल बजटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो हम जो ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है इसे कंसीडर करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में इसे कंसीडर नहीं किया गया था, इसीलिए उसकी लिमिटेशन को सॉल्व करते हुए हमारे 3 इम्पॉर्टेंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मेथड्स आए। तो इन तीनों मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। जो एफ वी है वो क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोज। जो आर है वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है और एन इज द नंबर ऑफ ईयर। नाउ मेथड्स बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कौन कौन से मेथड है जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है? 3 है मेथड हमारे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। गाइस, जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और जो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेल्युएट करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे हर एक साल में कितना इनफ्लो हुआ। देन उन इनफ्लो को हम उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उन इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि हमें जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पता होनी चाहिए। वो हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे 10% है, 20% है, 15% है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें गिवन होना चाहिए। उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? उसे जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो हमें गिवन है क्वेश्चन में देन ओके, अगर वो हमें गिवन नहीं है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कैलकुलेट करना अभी पीछे देखा था कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हमें जो आर है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमारे इनफ्लोज की, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमारे आउटफ्लो की, जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसकी। उसके बाद हम इनफ्लोज और आउटफ्लो को आपस में कंपेयर करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमें डिसीजन लेना है या हमें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेना है या फिर नहीं लेना। इस फॉर्मूले से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। क्या गिवन है? A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर 1 प्लस
A2 1 प्लस k रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन माइनस c। गाइज यहाँ जो a है, यहाँ जो A1 A2 A3 है वो हमारे क्या है, हर साल के जो इनफ्लोज हैं वो हैं, और जो k है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। t इज़ द टाइम पीरियड एंड जो c है वो हमारा क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ गिवन है A1 A2 क्या है, कैश इनफ्लोज है, k क्या है हमारी फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, c क्या है जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है वो, n इज कि n क्या है हमारे लाइफ की, हमारे प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो। तो हमने देखा कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल k या फिर जिसे हम r भी बोल सकते हैं वो हमें क्वेश्चन में पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सो नॉर्मली अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स मतलब जो इनफ्लोज है हमारे हर साल के उनका प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हम इसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आएगा तो हम प्रपोजल को हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और सेकेंडली अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और वो आपस में इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स वो एक दूसरे से compete नहीं कर रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनकी रैंकिंग करेंगे और देखेंगे जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट होगा, जिससे हमें जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो रिमेनिंग है उन्हें हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसकी कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, सबसे पहली बात कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। सेकेंडली ये हमारे प्रोजेक्ट की एंटायर लाइफ को भी कंसीडर करता है। और थर्ड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम किस तरह हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। इसकी एडवांटेजेस के अलावा इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी है, और वो क्या है कि इस मेथड को समझना और इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा हमने नोट में पढ़ा था कि हमारे पास आर, दैट मीन्स जो आर या फिर के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो होना ज़रूरी है इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो जो इट इज़ डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हम क्या रखें, वो फिक्स करना भी मुश्किल होता है। थर्ड, अगर दो प्रोजेक्ट हैं और उनकी स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो इससे रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। एंड लास्ट वन, अगर दो प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो भी डिफरेंट है तो भी ये मेथड हमें जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है वो नहीं देगा। तो ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बाद जो सेकंड मेथड आता है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में से, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये क्या है, जो हमारा इंटरनल रेट है वो रेट होता है जहां हमारा एनपीवी ज़ीरो है। दैट मीन्स जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करेंगे और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आएगा, दैट मीन्स इनफ्लो इज़ इक्वल्स टू आउटफ्लो, तो वो जो रेट होगा हमारा वो होगा इंटरनल रेट। ये जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये इंटरनल रेट है इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसे हम इंटरनल रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनपीवी की तरह ये पहले से डिटरमाइंड या पहले से फिक्स रेट नहीं होता, इसे हम खुद से कैलकुलेट करते हैं हमारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और जो हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं प्रोजेक्ट के उनके बेसिस पे। इससे हमें प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ये पहले से कोई बाहर से डिटरमाइंड रेट नहीं होता, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो प्रोजेक्ट है उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे हम आईआरआर मेथड के अंदर। आईआरआर, अगर हमारा आईआरआर ज़्यादा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दैट मीन्स अगर हमारे रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट से, तो प्रोजेक्ट हमारा क्या है,
प्रॉफिटेबल है, ऑब्वियसली हमारे बेनिफिट ज़्यादा हैं और कॉस्ट कम है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर IRR इज़ ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं तो हम रैंकिंग करेंगे और जो हाईएस्ट होगा, जिससे हमें हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। गाइस, इसकी भी कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, NPV मेथड की तरह जो IRR मेथड है वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। सेकेंडली, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी एंटायर लाइफ में जितने भी कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं उन्हें भी कंसीडर करता है। थर्ड, इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसे अंडरस्टैंड करना इजी है एज कंपेयर टू NPV मेथड। जो हमारा NPV मेथड है वो एब्सोल्यूट मेजर है, इसलिए उससे जो रिजल्ट आता है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते ढंग से। बट जो हमारा ये IRR मेथड है, इसमें जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज की फॉर्म में आता है या फिर रेशियो की फॉर्म में आता है, जिसे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए इसे समझना इजी है NPV के कंपैरिजन में। फोर्थ एडवांटेज क्या है इसकी, कि जो IRR मेथड है उसके अंदर हमें NPV की तरह कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट नहीं चाहिए होता। ये प्री डिटरमाइंड रेट को कंसीडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल रेट है वो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्या है हमारा, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा IRR मेथड का, वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट IRRs हैं, हम वो IRR चूज़ करते हैं जहां हमारा प्रोजेक्ट हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है। अगर हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो शेयर के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होंगे और इस तरह से जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरह शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब आती है इसकी डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है इसकी? सबसे पहले ये कि इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सेकंड, अगर एक टाइम पे हमारे पास बहुत सारे IRR आ गए तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो डिसीज़न लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्ट इज, इसमें ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की उससे जो हमें इनकम हुई, जो हमारे पास इन्फ्लोज आए, उसे हम IRR के रेट के ऊपर ही री इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन रिटर्न्स को हमने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया हो, लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये अज्यूम करना कि हम जो री इन्वेस्ट करेंगे वो IRR के रेट पे करेंगे, वो सही नहीं है। तो ये भी इसकी क्या है, एक मेन डिसएडवांटेज है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ जो लास्ट मेथड है हमारा एडजस्टेड कैश फ्लो मेथड्स में से, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। वैसे तो ये NPV के सिमिलर है, दैट मीन्स इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, बट ये NPV से बेटर है। रीज़न भी, NPV जो है वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है, उससे जो रिज़ल्ट आता है वो एब्सोल्यूट टर्म में आता है। तो अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो जो NPV मेथड है वो सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं देता। उस लिमिटेशन को हमारा जो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है वो ख़त्म करता है। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है वो क्या है, रिलेटिव मेजर है प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। तो ये हेल्पफुल होगा जब जो स्टार्टिंग की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दो प्रोजेक्ट की वो डिफरेंट है उस केस में। तो ये रेशियो की फॉर्म में आता है जिसे कंपेयर करना इजी होता है एब्सोल्यूट मेजर के कंपैरिजन में। तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो को?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, BC रेशियो या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट्स जो हमारा हर साल हमें इनफ्लो मिल रहा है वो, और कॉस्ट क्या है जो हमारी स्टार्टिंग में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो। इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों का हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को डिवाइड कर देंगे। इसमें हम एक्सेप्ट रिजेक्ट का रूल क्या होगा हमारा, कि अगर जो हमारा हमने डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो अगर हमारा 1 से ज़्यादा है, 1 से एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो 1 से कम है तो हम उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो 1 के इक्वल है तो उसमें हम डिसीजन लेने के लिए इनडिफरेंट हो जाएंगे कि हम उसे एक्सेप्ट करें या फिर हम उसे रिजेक्ट करें। बट अगर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो इंडिपेंडेंट है और मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 1 से एक्सीड कर रहे हैं, तो उस केस में हम उनकी रैंकिंग करेंगे और जो हाईएस्ट होंगे हमारे बेनिफिट्स, मतलब जिनसे हमें हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा, उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिमेनिंग को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जो कि क्या है, रिलेटिव मेजर है कैपिटल बजटिंग में जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें इवेल्युएट करने के लिए। इसकी भी कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है, पहले यही कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये प्रोजेक्ट की एंटायर लाइफ से जितने भी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उन्हें भी कंसीडर करता है। ये हमारा रिलेटिव मेजर है, तो इससे जो डिसीजन आएगा वो ज़्यादा हमारा सही होगा एज़ कम्पेयर टू NPV मेथड। दूसरा, ये एग्जैक्ट रेट एसरटेन करता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है, जो इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट है उसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टिपिकल है। एंड सेकेंड वन, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ है, जो यूज़फुल लाइफ है वो डिफरेंट है, तो उस केस में हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफ़िकल्ट है तो ये वाला मेथड यूज़फुल है, बट अगर प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो डिफरेंट है तो ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लोज। कौन कौन सा मेथड था, NPV दैट मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एंड लास्ट इज PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। आई होप कि ये जो तीनों मेथड हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कैपिटल बजटिंग है उसका ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच गाइस।